कांग्रेस से अपने इसी रिश्ते की वजह से बी.आर. गवई उस पीठ का हिस्सा नहीं बने जिसमें चंद्रचूड़ ने राहुल गांधी को मौत दिलाई थी। भारत के इतिहास में संभवतः पहली बार इस तरह की चीजें देखी जा रही है कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल किए, और ये 14 सवाल इसलिए किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एक मामले में एक आदेश जारी कर दिया कि भारत की राष्ट्रपति और राज्यपाल को मात्र 3 महीने का समय होगा किसी राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पारित विधेयक पर फैसला लेने का। जस्टिस बी.आर. गवई चीफ जस्टिस बनने से पहले कह चुके हैं कि देश की जनता को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट मनमानी कर रही है। मैसेजिंग ये चला गया है कि कार्यपालिका और विधायिका से अपने आप को हम सुप्रीम समझते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? भारत के नए सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई, भूषण राम कृष्ण गवई, इसमें राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, और राम और कृष्ण के आभूषण के रूप में बी.आर. गवई भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। जब उनके बारे में कहा गया कि वो देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस हैं, तो उन्होंने अपना मजहब बताया और कहा कि मैं देश का पहला बौद्ध चीफ जस्टिस हूं। किसी को भी इतिहास में रिकॉर्ड दर्ज कराने का बड़ा शौक होता है, तो सीजीआई गवई को भी इस बात को स्वीकार करने में कि वो पहले दलित नेता हैं, दूसरे दलित सीजीआई हैं, उन्होंने यह कहा कि वो देश के पहले बौद्ध सीजीआई। अंबेडकरवादी उनके पिता महाराष्ट्र में एक राजनीतिक दल के संस्थापक हैं। वो राजनीतिक दल विशेष रूप से अंबेडकरवादी कहा जाता है। आज रामदास अठावले उसके नेता हैं। बी.आर. गवई के पिता राजीव गांधी के एहसान पर कई राज्यों के राज्यपाल रहे, और जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस से अपने रिश्तों की वजह से, आप पिछला विश्लेषण देखिएगा, कांग्रेस से अपने इसी रिश्ते की वजह से बी.आर. गवई उस पीठ का हिस्सा नहीं बने जिसमें चंद्रचूड़ ने राहुल गांधी को मौत दिलाई थी। जब राहुल गांधी को स्पेशल छूट दी गई थी इतिहास में पहली बार कि किसी भी सजा याफ्ता अपराधी की सजा ही नहीं, उसकी दोष सिद्धि पर भी रोक लग जाएगी, यह फैसला जब इतिहास में पहली बार संभवतः हुआ, तो उस पीठ में बी.आर. गवई थे। उन्होंने अपने आप को इसीलिए वापस कर ले लिया नाम, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पिता के कांग्रेस पार्टी से रिश्ते थे। कांग्रेस पार्टी की वजह से उनके पिता कई राज्यों के राज्यपाल बने, तो कहीं उनके ऊपर दाग ना लग जाए, इसीलिए वो इस पीठ का हिस्सा नहीं रही। तो ऐसे मामले अब सीजीआई के रूप में उनके पास रोज आएंगे, क्योंकि अब वो चीफ जस्टिस हैं। वही तय करेंगे कि बेंच किसकी होगी, किसकी नहीं होगी। तो क्या ऐसे में सीजीआई गवई कांग्रेस के इकोसिस्टम, कांग्रेस के फिक्सरों के शिकार भी होंगे? क्योंकि जिस पिता की महिमा वो गाते हैं, जिस पिता के लिए वो अंबेडकरवादी होने, संविधान विशेषज्ञ होने की बात वो करते हैं, वो पिता उनके कांग्रेस के सेवादार रहे। कांग्रेस के एहसान पर, राजीव गांधी के एहसान पर कई राज्यों के राज्यपाल रहे। तो सवाल महत्वपूर्ण यह है कि क्या बी.आर. गवई उन फिक्सरों के शिकार होंगे कि वो दलित हैं और दलित को अपमानित किया जा रहा है? जब भारत की सरकार उनके कई फैसलों को यदि संसद में पलटेगी, तो क्या यह नैरेटिव चलाया जाएगा कि वो दलित हैं इसीलिए उन्हें अपमानित किया जा रहा है? क्योंकि खेल यहीं से शुरू हुआ। रोहित वेमुला कांड, प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, ये सौभाग्य है इस देश का कि वो अति पिछड़ी जाति से आते हैं, वरना ये कोर्ट फिक्सर्स, ये भारत द्रोही गैंग, ये पूरा इकोसिस्टम नोच कर खा जाता नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी और इस देश का दोनों का सौभाग्य है कि मोदी अति पिछड़ी जाति से आते, वरना कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, जिसमें ज्यादातर लेफ्ट लिबरल गिरोह अपर कास्ट के ही हैं, वो एक षड्यंत्र करके, इस दलित कार्ड खेल करके जो खेल खेलते हैं, उससे नरेंद्र मोदी और भारत को शिकार करने चले थे। आज
इस देश के पास एक दलित कह लीजिए, एक बौद्ध, यदि उन्हें स्वीकार बौद्ध अच्छा लगता है तो बौद्ध चीफ जस्टिस हैं। लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो संविधान विशेषज्ञ हैं, बहुत विनम्र हैं, और उन्होंने ठसक के साथ कहा कि संविधान सर्वोपरि है और मैं संविधान का संरक्षक सबसे बड़ा हूं, संविधान की रक्षा करने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा हूं। मात्र 6 महीने का उनका कार्यकाल कैसा होगा, इसकी वानगी पहले दिन, उनके शपथ ग्रहण समारोह के दिन ही राष्ट्रपति ने सुप्रीम हंटर चलाया है। भारत की महामहिम राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल किए हैं, और ये सवाल अनुच्छेद 143 के तहत किए गए हैं। भारत के इतिहास में संभवतः पहली बार इस तरह की चीजें देखी जा रही है कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल किए हैं, और ये 14 सवाल इसलिए किए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लक्ष्मण रेखा लांघी। पहली बार हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। इस देश के संविधान के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति को निर्देश कोई नहीं दे सकता, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने द्रौपदी मुर्मू के रहते भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, और महामहिम राष्ट्रपति ने इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर सुप्रीम हंटर एक तरह से चलाया है, क्योंकि संविधान में वही सुप्रीम है। अब महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ जो दांव यदि चला जाएगा, इस देश में किसी ने कल फ्रेम जारी किया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और देश के कानून मंत्री एक रो में बैठे हुए थे। ये सब पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित और आदिवासी, इसमें से कोई सवर्ण नहीं है। तो इस देश में मोदी ने सही मायने में उस साजिश को ही एक तरह से विकलांग कर दिया है, जो साजिश इस देश के खिलाफ लेफ्ट लिबरल कर रहे थे। मैं जो जहां इशारा कर रहा हूं उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं, तो पूरा भारत द्रोही गैंग इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के को लेकर के जो षड्यंत्र खेलेगा, वो षड्यंत्र फुस होना है। तब यह लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन देशद्रोहियों पर नकेल कसने के लिए कितनी लंबी प्लानिंग की है। इससे पहले भारत के राष्ट्रपति दलित थे, रामनाथ कोविंद दलित समाज से आते थे, और राष्ट्रपति मुर्मू भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी बनी हैं, और आदिवासी राष्ट्रपति के खिलाफ भी कई षड्यंत्र कांग्रेस ने किए। अब द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल के ऐतिहासिक फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। यह पहली बार है कि राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति की आपत्ति के मायने में आपको समझाऊंगा, जिसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति को विधानसभा द्वारा पारित निर्णयों में समय सीमा तय करने के मामले को लेकर राष्ट्रपति ने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया है। संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से 14 सवाल प्रश्न पर राय मांगे। ये संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति चूंकि राष्ट्र की सुप्रीम होते हैं, इसीलिए वो अपनी राय, कानूनी राय सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं, और इसी दांव में 14 सवाल किए हैं। 14 सवाल किए हैं कि भाई आप लक्ष्मण रेखा क्यों लांघ रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार, राष्ट्रपति ने इसे इसीलिए चुना क्योंकि उन्हें लगता है कि समीक्षा याचिका, देखिए खेल देखिए, दरअसल भारत सरकार चाहती तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दाखिल करती, रिव्यू पिटीशन दाखिल करती, लेकिन सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के बदले सीधे राष्ट्रपति को मैदान में उतार दिया। मोदी के इस दांव को जरा समझिएगा। भारत के राष्ट्रपति की मतलब देश की सबसे बड़ी अदालत ने हाल के दिनों में लगातार जो लक्ष्मण रेखा लांघा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भारत के राष्ट्रपति को भी आदेश देना। अप्रैल के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एक मामले में एक आदेश जारी कर दिया कि भारत की राष्ट्रपति और राज्यपाल को मात्र 3 महीने का समय होगा किसी राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पारित विधेयक पर फैसला लेने का, और यदि राष्ट्रपति उस पर मुहर नहीं लगाते हैं तो फिर वो विधानसभा में पास माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश राष्ट्रपति की हैसियत को खत्म कर देता है कि राष्ट्रपति की कोई औकात ही नहीं रह जाएगी।
यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही मायने में संविधान की चूलें हिलाने वाला है। ये लक्ष्मण रेखा लांघना है जिसके लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कई बार संसद के अंदर और संसद के बाहर ऐसी चेतावनी दी। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना और नए जो चीफ जस्टिस आए हैं उनसे जब पूछा गया कि बकौल उपराष्ट्रपति ने ऐसा कहा तो उन्होंने कहा न संसद सुप्रीम होता है न सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है, सुप्रीम तो संविधान होता है। जस्टिस गवई के ये बयान एकदम से सीधे तौर पर सरकार के लिए चुनौती था कि वो कुछ भी नहीं मानेंगे, रिव्यू पिटीशन यदि फाइल किया जाएगा उसे रौंद दिया जाएगा। दरअसल रिव्यू पिटीशन उसी बेंच के पास जाता है जो बेंच पहले फैसला दिया हुआ होता है। तो ये पूरा मामला पारदीवाला के बेंच के पास जाएगा। सरकार को लग रहा है कि सर रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट मानेगा नहीं, इसीलिए भारत के राष्ट्रपति से दांव चला गया। क्योंकि रिटायर होने वाले जस्टिस संजीव खन्ना और नए बने चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़ा पद राज्यपाल का भी पद नहीं होता है। अपने पद की ताकत जब सीजीआई ने दिखाई तो उन्हें राष्ट्रपति के पद की भी गरिमा समझना पड़ेगा कि कम से कम संविधान में राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बड़ा होता है। बड़ा तो देश का प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति भी होता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया कि वो राष्ट्रपति को भी अपने से छोटा मान रहा है तो फिर अब संवैधानिक टकराव आ गया है। और इन 14 सवालों से भारत की राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम बनने का जो अहंकार है उस पर एक तरह से हथौड़ा मार दिया है। यह हथौड़ा सुप्रीम कोर्ट पर है, ये मिलॉर्ड के उस मनमानी पर है। अब देखना दिलचस्प ये है कि राष्ट्रपति के इस आदेश पर देश की सबसे बड़ी अदालत किस रूप में अपने आप को रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने के पास दरअसल 143 जो संविधान के अनुच्छेद है, वो संविधान के अनुच्छेद 143 के मुताबिक राष्ट्रपति परामर्श लेती है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए अपनी बेंच गठित करता है और उसके बाद राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि ये रूल है। लेकिन अब की बात राष्ट्रपति परामर्श मान रही है, दरअसल ये राष्ट्रपति द्वारा उस सुप्रीम कोर्ट से मांगा गया परामर्श ही चक्रव्यूह में सुप्रीम कोर्ट को फंसाने का है। सुप्रीम कोर्ट को जो सुप्रीम होने का अहंकार है, मिलॉर्ड की जो मनमानी अब चरम पर जो पहुंचने लगी है, सरकार को यह लग रहा है कि इस टकराव से बचने के लिए सीधे संवैधानिक व्यवस्था से ही सुप्रीम कोर्ट को घेरा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम होने का अहंकार हो गया, मिलॉर्ड की मनमानी होने लगी और इस तरह से जो टकराव है उससे मैसेजिंग गलत जाएगा। मैसेजिंग ये भी हो सकता है कि पूरे कोर्ट फिक्सर्स गैंग कांग्रेस अपने पूरे एजेंडे के साथ यह भी साबित कर दे कि सरकार इस देश की सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस बना है वो दलित है और इसीलिए उन्हें अपमानित कर रहा है, उसकी बात नहीं मान रहा है। तो सामने जो ऊपर बैठा व्यक्ति है वो राष्ट्रपति आदिवासी है। तो ये कार्ड भी कांग्रेस और कांग्रेस के कोर्ट फिक्सरों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए समझा जा सकता है कि क्या सही मायने में कार्यपालिका और विधायिका से पूरी तरह टकराने के मूड में है सुप्रीम कोर्ट। यही महत्वपूर्ण है। जस्टिस बी.आर. गवई चीफ जस्टिस बनने से पहले कह चुके हैं कि देश की जनता को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट मनमानी कर रही है। मैसेजिंग ये चला गया है कि कार्यपालिका और विधायिका से अपने आप को हम सुप्रीम समझते हैं, इसीलिए हम कार्यपालिका के विधायिका के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो फिर ये कैसा हस्तक्षेप है कि राष्ट्रपति के अधिकारों को ही बांध देने का। अब ये पूरा बॉल अभी सुप्रीम कोर्ट के खेमे में है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को किस रूप में लेता है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। क्या सुप्रीम कोर्ट मनमानी के मूड में होगा? 6 महीने के गवई के कार्यकाल में कितनी टकराहटें होंगी, क्योंकि गवई ने खुद ही बता दिया है कि उनके पिता का, उनके परिवार का कांग्रेस के साथ वास्ता है, इसीलिए वो राहुल गांधी के मैटर को नहीं लेंगे। लेकिन इस मैटर को क्या किसी पार्टी से माना जाएगा? सरकार किसी भी की हो सकती है। क्या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम पावर होते हुए देखना चाहेगी? क्या कांग्रेस पार्टी और उसका पूरा जो सिब्बल समुदाय गैंग है वो सुप्रीम कोर्ट में सरकार को हराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम ताकत दे देगा, संसद और कार्यपालिका के ताकत को कमजोर कर देगा? क्या ऐसा दांव चल करके क्षणिक लाभ लेने की कोशिश कांग्रेस और विपक्ष करेगा, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो मोदी ने ये दांव चला है वो ज्यादा भारी है? अब यही देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प है कि आगे आगे होता है क्या। दरअसल
इस पूरे खेल में यदि आप देखेंगे तो ये पूरी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट की नहीं रह गई है। अब संविधान प्रधान या सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड प्रधान ये महत्वपूर्ण हो गया है। राष्ट्रपति प्रधान या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रधान, सुप्रीम कोर्ट प्रधान, ये दिलचस्प हो गया है। तब फिर हरीश साल्वे की ये बात याद आती है जब साल्वे ने कहा था कि मोदी के दौर में सुप्रीम कोर्ट से सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। 11 साल बाद भी मिलॉर्डों के संबंध कांग्रेस के परिवार से ही निकलते हैं। सुप्रीम मिलॉर्डों के परिवार आज भी 11 साल बाद भी कांग्रेस के परिवार से ही निकलते हैं। वोट देने का अधिकार तो हर किसी को है, हर किसी की भी अपनी विचारधारा होती है, हर कोई किसी न किसी को वोट देता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए परिवार, और जब खुद सीजीआई कहते हो कि उनका पारिवारिक रिश्ता कांग्रेस से है, ऐसे में संदेह तो उठता है, क्योंकि उसी संदेह उठने के भय से उन्होंने खुद को राहुल गांधी के मामले में अलग किया था। तो क्या अब पूरा खेल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होगा? क्या मोदी सरकार के लिए मुश्किल की घड़ियां अब और बढ़ने वाली है? आगे आगे देखिए होता है क्या। जय हिंद, वंदे मातरम।